आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 10 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अफ्रीका पर पकड़ बना रहा रूस, इधर यूक्रेन को फिर दहलाया, शोलों में नहाए कई इलाके, हमास के रुख में नरमी के दावे, इसराइल को सीज़फायर की उम्मीद, महमूद अब्बास के मुख्तलिफ सुर, हमास के खिलाफ बड़ा जाल तैयार, इसराइल ने जिस गैंग को दिए थे हथियार उससे हमास को मिले नुकसान की कंफर्मेशन आई सामने। ग्रेटा थनबर्ग समेत 3 को इसराइल से निकाला, बाकी 8 एक्टिविस्ट के न जाने की जांबाज वजह आई सामने। अब बताएंगे आपको कि ईरान में किन 9 लोगों को हुई फांसी, उधर अमेरिका से अगली मीटिंग की तारीख कब हुई तय, नेतन्याहू को ट्रंप ने क्यों दी ईरान को लेकर फिर से बड़ी वार्निंग। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की, और आज सब कुछ लाइव, क्योंकि हेडलाइन शो है तो हेडलाइन पढ़ेंगे। रशिया टू एक्सपेंड टाइज विद अफ्रीका एंड सेंसिटिव सेक्टर्स, पेस्कोव, दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन, यानी यूं समझिए कि पुतिन के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा है कि अब रशिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ सेंसिटिव सेक्टर्स में अपनी टाइज, अपने रिलेशंस, अपने बिजनेसेस ये सब बढ़ाएंगे। इन्होंने बहुत खुलकर नहीं लिखा, ये 10 जून की इनकी खबर है, लेकिन इससे पहले ही दुनिया के दूसरे मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कुछ खोलकर लिखा था। द हिंदू की आप हेडलाइन देखेंगे, रशिया सेज एम्स टू बूस्ट मिलिट्री टाइज इन अफ्रीका आफ्टर वैगनर एग्जिट माली। माली एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर रशिया का वैगनर ग्रुप था, आपको पता था, वो भाड़े के फौजी जो सबसे पहले यूक्रेन पर हमला करने गए थे, वो वैगनर ग्रुप यहाँ पर भी था। इनकी जो लोकल लड़ाई थी उनमें ये ठेके के तौर पर, फौजियों के तौर पर आए थे। अब वो वैगनर ग्रुप माली से निकल रहा है, लिहाजा उसे रिप्लेस करने के लिए रशिया कुछ और फोर्सेस माली में तैनात कर सकता है, और यहाँ पर मिलिट्री टाइज अफ्रीका के साथ बढ़ाने का इरादा है। याद रखिएगा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट मिले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त आपको पता है कि अमेरिकन फौजी अड्डे बहुत ज़्यादा हैं। फ्रांस क्या अफ्रीका पर कभी होल्ड हुआ करता था, लेकिन हल्के हल्के वो यहाँ से निकल रहा है, लिहाजा एक बड़े दुश्मन को, फ्रांस भी दुश्मन ही है एक तरीके से यूरोप के तमाम मुल्क रशिया के, तो उन लोगों की जगह को रिप्लेस करने या उनको कड़ी टक्कर देने इस रीजन में, और अमेरिका के बराबर में आकर अपने फौजी अड्डे बनाने के लिए रूस लगातार कोशिश कर रहा है और बड़े कदम उठा रहा है, और ये जो हेडलाइंस है उसी की बानगी है। खैर, बढ़ते आगे से। जंग तो जारी है रूस और यूक्रेन की, और हमले भी हो रहे हैं। रूस ने फिर से बड़ा हमला किया है। 10 जून की ये आरटी की हेडलाइन बताती है कि न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स रिपोर्टेड अक्रॉस यूक्रेन। पूरे यूक्रेन में एक बड़े हमले की लहर देखी गई है। बहुत सीरियसली हमले किए गए हैं, बहुत मतलब बड़े हमले थे। कॉन्क्रीट एक्शन, रशिया ने कहा है कि हम कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे। जिस तरीके से ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी फोर्सेस ने हमारे इलाकों पर बड़े हमले करने की हिमाकत की है, हम उनके खिलाफ बहुत ठोस एक्शन लेने जा रहे हैं। इसके अलावा एक कॉन्क्रीट एक्शन की मांग व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन, कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा है। इसके अलावा ये मैंने जो पढ़ा इस रिपोर्ट को, तो मंगल की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया, ऑन ट्यूसडे द स्टेट इमरजेंसी सर्विस ऑफ यूक्रेन सेड कीव एंड ओडेसा रीजन वर द मोस्ट अफेक्टेड विद एट लीस्ट 19 फायर्स रिपोर्टेड। खाली कीव और ओडेसा रीजन में ही फायर सर्विसेज जो थी यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहीं, क्योंकि 19 इलाकों में रूस के हमलों से आग लगने की उन्हें इत्तला मिली थी। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं गज़ा की। हमास और इसराइल के बीच क्या सीज़फायर हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि द जेरूसलम पोस्ट की एक हेडलाइन कहती है कि हमास अप्रोच टू गाज़ा हॉस्टेज डील शिफ्टिंग। इसराइली ऑफिशियल टेस्ट पोस्ट कि अब जो हमास जो है उसके रुख में कुछ नरमी या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है गज़ा हॉस्टेज डील को लेकर। पहले ज़्यादा दिन के सीज़फायर की डिमांड कर रहा था हमास और कम होस्टेजेस छोड़ने पर राज़ी था, लेकिन अब ये पता है कि अब वो 10 होस्टेजेस को छोड़ने, रिलीज़ करने के लिए राज़ी है। उस पर एक प्रपोज़ल खुद ड्राफ्ट कर रहा है हमास, और 60 दिन का सीज़फायर
اس کے لیے راضی ہو سکتا ہے. اسٹیو وٹکاف کا جو فریم ورک تھا اسی پر حماس راضی ہو سکتا ہے. دیر از اے چانس, دیر آر کانٹیکٹس اینڈ دیر آر ڈیولپمنٹس. یہ ایک اسرائیلی آفیشیل کے لفظ ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ موقع بن رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اور کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہے ہیں, کچھ بہتر ہو سکنے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. فی الحال ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس پر عملی جامہ کب تک. اور یاد رکھیے گا سیز فائر کی بات آپ کو یا تو حماس سے ملے گی یا اسرائیل سے, لہٰذا اسرائیلی میڈیا پہ نظر ضرور رکھا کریں. بہت فاسٹ ہے, بہت فاسٹ ہے. خیر, محمود عباس جو ہیں وہ الگ سر اپنائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایمنل میکرون فرینچ پریزیڈنٹ اور محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد کراؤن پرنس, ان دونوں کو ایک چٹھی لکھی ہے. اور ان دونوں کو چٹھی اس وقت لکھنے کی ٹائمنگ کیوں؟ کیونکہ اب کچھ ہی دن میں یو این کے ہیڈ کوارٹر میں یہ دونوں ممالک سعودی عرب اور فرینچ فلسطین کے جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اور فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کو لے کر ایک بڑی کانفرنس یو این کے ہیڈ کوارٹر میں کرنے جا رہے ہیں. تو محمود عباس نے جو ہے فوراً چٹھی لکھی. ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بندہ چپ رہتا ہے, لیکن ابھی کیا بول رہا ہے کہ غزہ میں, بلکہ فلسطینی ہے یہ بھی, تو یہ کہہ رہے ہیں محمود عباس کہ غزہ میں حماس کا رول ختم ہونا چاہیے, اینڈ ہونا چاہیے, اور حماس کو اپنے ہتھیار پوری طریقے سے ڈال دینے چاہیے. اس کا ایک روڈ میپ آپ لوگ بھی تیار کیجیے. یہ سعودی اور فرینچ سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ہاتھ میں اب طاقت نہیں آنی چاہیے, چاہے سیز فائر ہو, چاہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات پوری طریقے سے مکمل ہو جائے. اصل میں یہ اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ غزہ ان کے ہاتھ میں آ جائے, بس اور کوئی بات نہیں. ساری بات سیاست کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ حماس کی وجہ سے بے وجہ ظلم ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر, ان کے قتل و غارت ہو رہے ہیں, اور اسرائیل کے خلاف بھی انہوں نے اپنے لفظوں میں سختی دکھائی. لیکن پھر لوگ یہ وہی کہتے ہیں کہ یہ سختی آپ کی جو کچھ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے وہاں کے لیے کیوں نہیں آتی آپ کے لفظوں میں. خیر, بڑھتے آگے. ہم نے کل رات آپ کو ایک خبر بتائی تھی, اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو 3 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ 2 دن پہلے کم و بیش, کہ اسرائیل نے, بنجامن نتنیاہو نے غزہ میں ایک ملیٹنٹ گروپ کو ہتھیار بانٹے ہیں. اور کہیں دوسری جگہ سے سورسز یہ خبر تھی کہ وہ جو گروپ ہے اس کے لنک جو ہیں ISIS سے ہیں. اب وہ گروپ حماس کے خلاف لڑ رہا ہے. یعنی اپنی IDF جب 20 مہینے میں رزلٹ نہیں دے پائی تو نتنیاہو نے فلسطینیوں کو ہی, چاہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں, فلسطینیوں کے ہی خلاف, حماس کے خلاف ہتھیار دے دیے. اب ان سے جڑی ایک بڑی خبر یہ ہے جو ہم نے رات آپ کو دی تھی, کہ ہم نے تب سورسز کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے, حماس کے لڑاکوں کو لالچ دے کے بلایا, اور جب وہ لڑنے آئے تو ان پر حملہ IDF نے کر دیا. اب اس کی کنفرمیشن آئی ہے. جیروسلم پوسٹ نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل نے جن غزہ کے ملیشیا گروپ کو ہتھیار دیے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گھات لگا کر, جال بچھا کر حماس کے 5 لڑاکوں کو مار گرایا ہے. یہ حماس کو ٹیررسٹ ہی لکھتے ہیں جیروسلم پوسٹ, ان کی وہی ہیڈ لائن ہے. A senior official in the group reportedly described Hamas as a terrorist gang that oppresses our people. اس گروپ کا, یہ جو ملیشیا گروپ ہے, اس کے ایک آفیشل کا کہنا ہے کہ حماس ایک ٹیررسٹ گینگ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, اور لوگ ہمارے تکلیف میں ہیں, یعنی فلسطینی. یاسر ابو شباب پاپولر فورسز اس کا نام ہے, ملیشیا گروپ ہے غزہ کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے منگل کو, اور یہ منگل کو ہی, آج 10 جون کو انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے حماس کے لوگوں کو جال بچھا کر بلایا اور انہیں 5 لوگوں کو ان میں سے مار کر ختم کر دیا. جو حماس کے ٹیلی گرام چینل ہیں ان پر بھی یہ بات کہیں لکھی گئی کہ ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے. انہوں نے اس گروپ کو, ابو شباب کے گروپ کو ٹیررسٹ بتایا اور کہا ہے کہ ہم پر ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے حماس کی ساہم یونٹ پر. ساہم یونٹ ہے ان کی, تو اس میں نقصان ہونے کی خبر سامنے آئی ہے. پریس ٹی وی آف ایران میں, ان کی ویب سائٹ ہے ایران کی, اس میں اس خبر کو آج 10 جون میں ایسے لکھا گیا کہ اسرائیلی ڈرون بامبس حماس فائٹرز ان غزہ ٹو سیو داعش ٹائیڈ ملیٹنٹس. یعنی داعش سے, ISIS جیسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس کو, دہشت گردوں کو بچانے کے لیے IDF نے حماس کے فائٹرز پر غزہ میں بامب ڈرون سے گرائے. یعنی حماس کے لوگ ان پر بھاری پڑ رہے ہوں گے, تب IDF آئی, IDF کے ڈرونز آئے اور انہوں نے جہاں جال بچھایا تھا وہاں پر ان پر حماس کے لوگوں پر بم گرا کر انہیں مار دیا. فی الحال یہ داعش لنکڈ جو ٹیررسٹ گروپ ہے
जिसे इसराइल मिलिशिया ग्रुप कहता है, ये उनके मेंबर्स के फ़ोटो हैं। इनको बड़े बड़े हथियार और पूरा फौजी बना दिया गया है, ये बताया जा रहा है इसराइल की तरफ से। खैर, वही इसराइल जो कह रहा है 20 महीने से कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उसी पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों से लिंक रखने वाले एक ग्रुप को हथियार दे चुके। नेतन्याहू ने इससे खुद माना है, इससे इनकार नहीं किया। खैर, बढ़ते हैं आगे। Israeli authorities forcibly displaced Palestinian civilians from areas in the North Gaza Strip. नॉर्थ गजा से हजारों हजार लोगों को जबरदस्ती साउथ की तरफ डिस्प्लेस किया गया है। ये आज की बड़ी खबर है। अब वो लोग पैदल, पता नहीं अपनी ज़िंदगी का कौन सा साजो सामान अपने कंधों पर खींचकर, अपने बूढ़ों को अपने कंधों पर पीठ पर ढोकर, अपने बच्चों को ट्रॉलियों में खींचकर ले जा रहे हैं नॉर्थ से गजा की तरफ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 2-4-5 किलोमीटर का सफ़र है, 20-20, 25-30, कभी कभी तो एंड टू एंड 45 किलोमीटर का सफ़र है। खैर, यही उनकी ज़िंदगी है, बार बार बेघर होना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रेटा थनबर्ग और उनके 11 एक्टिविस्ट साथी जिस छोटे से जहाज पर गजा की मदद लेकर आ रहे थे, मेडलिन नाम का जहाज, वो हमने आपको कल बताया कि उसे जब्त कर लिया इसराइली डिफेंस फोर्स ने, इसराइली नेवी ने, और इन सब को लेकर इसराइल के कब्जे वाले अशदोद बंदरगाह पहुंच गए। अशदोद में आज सुबह ये जहाज पहुंचा। इसके बाद इन सब को तेल अवीव ले जाया गया। तेल अवीव में इन लोगों को पिक्चर दिखाई गई, वो वाली 7 अक्टूबर वाली, कि हमास ने कैसे हमला किया। इन लोगों ने देखी नहीं। वो उस वक्त इसराइल कार्ड्स, जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर था, वो इनकी मूवी क्लिप बनाना चाहता था कि ये लोग देख रहे हैं, इनके तासुरात चेहरे के क्या। इन लोगों ने देखने से इनकार कर दिया। फिर इनमें से 11 में से 3, जिसमें से ग्रेटा थनबर्ग भी हैं शामिल, 3 लोगों को ग्रेटा थनबर्ग समेत ले जाया गया बेन गुरियन एयरपोर्ट, और वहाँ से इनके ममालिक इन लोगों को रवाना कर दिया गया। जी, थनबर्ग अपने मुल्क पहुँच गए और इन लोगों ने साइन करे बाकायदा जाने के लिए, तब इन्हें। लेकिन 8 एक्टिविस्ट जो हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के एक उसमें से रुकन भी हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा हम नहीं जाएंगे, हम गजा के लोगों तक पहुँचे बिना नहीं जाएंगे। हम जिस मकसद के लिए निकले थे, उस मकसद के बीच में अगर जेल में रहना भी है तो हम रहेंगे। 8 लोग अब इसराइल की कैद में हैं, और ऐसे लोगों का ये जज्बा ये बताता है कि इंसानियत के लिए लड़ने वाले किसी भी बड़ी ताकत और उस ताकत के पीछे खड़ी किसी सुपर पावर से घबराते नहीं हैं। लेकिन ये काफिला जो रोक लिया गया, उसने कई और काफिलों को चला दिया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया है कि एक कॉन्वॉय 200 डिप्लोमेट से भरा हुआ, यानी 200 डिप्लोमेट्स का एक कॉन्वॉय, वो निकल चुका है अल्जीरिया से रफा क्रॉसिंग की तरफ। इनके बीच में आपको पता है कि इजिप्ट का पूरा रास्ता आएगा, और ये कायरो से होते हुए, काहिरा से होते हुए जाएंगे रफा बॉर्डर तक। मदद लेकर जा रहा है ये भी एक काफिला, ये बसों से निकला हुआ है। 200 डिप्लोमेट्स हैं इसमें, एमपीज भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, ये सब अल्जीरिया के लोग हैं। ये काफिला निकला, और एक काफिला और ट्यूनीशिया के एक्टिविस्ट भी जो है गजा जा रहे हैं सड़क के ज़रिए। उन्होंने एक बस कॉन्वॉय अपना बनाया है, वो बसों का जो एक कॉन्वॉय लेकर ब्रेक द सीज मिशन के तहत ये भी जा रहे हैं। तो एक काफिले को रोकने से कई काफिले चल पड़े हैं। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की मीडिया ने कहा है कि हुकूमत ने 9 ऐसे लोगों को फांसी दी है जिनका ISIS से लिंक था। वो ISIS के मेंबर्स थे। मैंने ईरानी अखबार में भी इस खबर को देखा। द पीपल वर रिपोर्टेडली अरेस्टेड आफ्टर एम्यूनिशन, मशीन गन्स, ग्रेनेड्स एंड वेरियस अदर वेपन्स वर डिस्कवर्ड। इन सब लोगों के पास से मशीन गन्स मिली, ग्रेनेड मिले, और भी बहुत से हथियार मिले, गोलियां मिली, और कई और तरह के मिलिट्री साजो सामान मिले। ये सब ईरान में किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, एक डेट आ गई है, इस संडे को ईरान और अमेरिका के बीच छठे दौर की बातचीत होने जा रही है। ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसे कंफर्म किया है, और इस बार कहा जा रहा है कुछ तरमीम होगी प्रपोजल में अमेरिका की तरफ से भी, और जो ईरान ने अपना एक प्रपोजल तैयार किया है उसको भी अमेरिका के स्टीव विटकॉफ के सामने रखा जाएगा। देखते हैं कि इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार बड़े टेंस माहौल में बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कल रात बात की, और ये 10 जून की खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल की बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा
کہ ہم ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. سو دیر از نو ڈسٹرکشن اینڈ ڈیتھ، تاکہ کوئی تباہی اور موتوں کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے. یعنی یہ کہا ہے اسرائیل سے تھمے رہو، رکے رہو، ہم ایران سے بات چیت کے ذریعے ہی سب کچھ طے کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.